जरा कल्पना कीजिए कि आप गहरी नींद में सो रहे हैं। आपका शरीर एकदम आराम कर रहा है, लेकिन आपका दिमाग इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। हाँ, और वो खाली नहीं बैठा है। बिल्कुल नहीं। वो अपनी खाली प्रोसेसिंग पावर किसी बड़ी टेक कंपनी या रिसर्च लैब को बेच रहा है। मतलब आप बस सोते सोते पैसे कमा रहे हो। हाँ, सुनने में तो ये किसी दूर के भविष्य की मतलब किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम जिन स्रोतों और विचारों को खंगालने वाले हैं, वे साफ इशारा कर रहे हैं कि ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। तो आज की इस चर्चा का हमारा मिशन है क्लाउड को समझना। सही कहा, क्योंकि अक्सर जब हम क्लाउड शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये या तो आसमान वाला कोई मौसम का हिस्सा है, या फिर बस वो जगह जहां हमारे फोन की पुरानी तस्वीरें और डेटा सेव होता है। बिल्कुल। लेकिन आज हम ये समझेंगे कि क्लाउड सिर्फ डेटा स्टोर करने की जगह नहीं है, ये सोचने का एक पूरा नया नजरिया है। जो चीज महज एक तकनीकी शब्द हुआ करती थी, वो अब एक बहुत ही जटिल वैचारिक ढांचा बन चुका है। यानी एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। हाँ, एक फ्रेमवर्क, दर्शन शास्त्र से लेकर व्यापारिक रणनीतियों तक और यहाँ तक कि हमारे खुद के न्यूरोलॉजिकल भविष्य तक, ये क्लाउड मॉडल हमारे काम करने और दुनिया को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से दुनिया को देखने की हमारी बुनियादी समझ पैदा होती है। मेरा मतलब है दर्शन शास्त्र से। ये सबसे सही जगह है शुरुआत करने की। मैं इसे एक एनालॉजी से समझना चाहूंगी। सदियों से हम इंसानों की आदत रही है कि हम इस ब्रह्मांड को एक स्विस घड़ी की तरह देखना पसंद करते हैं। मतलब एक ऐसी घड़ी जहां हर गियर, हर पुर्जा एक तय तरीके से काम कर रहा है। हाँ, एक एकदम सटीक और लीनियर सिस्टम। बिल्कुल। हमें लगता है कि अगर हम उस घड़ी के पुर्जों को समझ लें तो हम समय का बिल्कुल सटीक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन कार्ल पॉपर जैसे दार्शनिकों ने इस पूरी सोच को ही चुनौती दे डाली। कार्ल पॉपर का जो मशहूर निबंध है ना, ऑफ क्लाउड्स एंड क्लॉक्स, वो इस मामले में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वैज्ञानिक नियतिवाद, जिसे हम डिटर्मिनिज्म कहते हैं, वो लंबे समय तक यही मानता था कि ब्रह्मांड एक विशाल मशीन है। उनका तर्क था कि अनिश्चितता जैसी कोई चीज नहीं होती। मतलब विज्ञान को लगता था कि हर बादल असल में एक बहुत ही जटिल घड़ी है। एकदम सही। वे मानते थे कि जो चीज हमें आज एक अराजक बादल लग रही है, अगर हमारे पास उसे मापने के लिए सही उपकरण हो, अगर हमें उस बादल के हर एक मॉलिक्यूल की दिशा पता हो, तो हम उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल घड़ी के पेंडुलम की तरह कर सकते हैं। लेकिन पॉपर ने इसे पलट दिया है ना? हाँ, यही पॉपर ने बाजी पलट दी। उन्होंने कहा कि आप दुनिया के किसी भी सटीक सिस्टम को उठा लीजिए, अगर आप उसे पर्याप्त बारीकी से देखेंगे तो आपको एक बादल जैसा ही लगेगा। क्या बात है! मतलब सटीकता एक भ्रम है। एक तरह से हाँ। हमारे सबसे सटीक उपकरण, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में मौजूद हमारे सैटेलाइट्स भी अनगिनत अनिश्चितताओं और पर्यावरण के शोर से घिरे होते हैं। हवा का दबाव, कॉस्मिक किरणें, ये सब मिलकर उस घड़ी की सटीकता को बिगाड़ देते हैं। पॉपर का निष्कर्ष ये था कि हर घड़ी असल में एक बादल है। ये तो हमारी पूरी इंजीनियरिंग वाली सोच को ही हिला देता है। अगर सब कुछ इतना अनिश्चित है, अगर कोई भी सिस्टम पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो फिर हम इस दुनिया में काम कैसे करते हैं? इसी समस्या को सुलझाने के लिए पॉपर ने प्लास्टिक कंट्रोल्स का विचार पेश किया था। प्लास्टिक कंट्रोल्स? हाँ, ये एक ऐसा नियंत्रण तंत्र है जो बहुत कठोर नहीं है, बल्कि स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेता है। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लग रहा है। क्या इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण है, मतलब ताकि इसे आसानी से समझा जा सके? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक ट्रेन चला रहे हैं। ट्रेन लोहे की पटरियों पर चलती है ना? उसका रास्ता पहले से तय है, मुड़ने का कोई विकल्प नहीं है। ये कठोर घड़ी जैसा नियंत्रण है। हाँ, ट्रेन तो ट्रैक से नहीं उतर सकती। लेकिन अब मान लीजिए आप अपनी कार चला रहे हैं और जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आगे ट्रैफिक जाम है तो जीपीएस तुरंत एक नया रास्ता खोज लेता है। अरे हाँ, वो लगातार रीरूट करता लेता है। बिल्कुल, वो पर्यावरण से लगातार फीडबैक ले रहा है और उसी के अनुसार अपने फैसले बदल रहा है। यही प्लास्टिक कंट्रोल है। सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान में हमें इसी लचीलेपन की जरूरत होती है। क्योंकि इंसान कोई निर्जीव पुर्जे नहीं है, हम लगातार बदलते रहते हैं। एकदम सही कहा आपने। और जब इंसानी संबंधों की बात आती है तो मुझे कैथरीन केलर का काम याद आता है, जो इस विचार को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है।
उन्होंने तो क्वांटम भौतिकी के एंटेंगलमेंट सिद्धांत का इस्तेमाल किया है। हाँ, वही सिद्धांत जिसे आइंस्टीन ने कभी स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहकर खारिज करना चाहा था। बिल्कुल वही, जहां एक कण दूसरे कण को बिना छुए प्रभावित कर सकता है। केलर इसे क्लाउड ऑफ द इम्पॉसिबल कहती हैं। केलर का ये दार्शनिक नजरिया बहुत ही गहरा है। वे कहती हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र या ऑटोनॉमस नहीं है। मतलब हम अकेले नहीं हैं। नहीं, हम अक्सर खुद को अलग थलग व्यक्तियों के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में हम सब संबंधों के एक, जिसे वे स्मीयर ऑफ पॉसिबिलिटी कहती हैं, यानी संभावनाओं के लेप में उलझे हुए हैं। वाव! मेरा अस्तित्व, मेरे विचार, मेरी पहचान, ये सब उन अनगिनत लोगों और विचारों के संपर्क से तय होता है जो मेरे जीवन में आते हैं। हम सब एक ही विशाल क्वांटम बादल के हिस्से हैं। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है कि हम सब एक उलझे हुए बादल का हिस्सा हैं। लेकिन अगर हम इस ब्रह्मांडीय बादल से निकलकर अपने खुद के दिमाग के भीतर झांकें, तो मुझे एक व्यवहारिक समस्या नजर आती है। वो क्या? मतलब अगर ये क्लाउड थॉट इतनी रचनात्मक चीज है, तो फिर हम अक्सर ब्रेन फॉग से इतना डरते क्यों हैं? जब मैं बहुत ज्यादा काम कर लेती हूँ या लगातार फोन स्क्रॉल करती हूँ, तो मुझे जो दिमाग में भारीपन और धुंध महसूस होती है, वो कोई क्वांटम संभावना तो बिल्कुल नहीं लगती। ये तुलना बहुत दिलचस्प है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और एविएशन साइकोलॉजी में हमें इसके दो बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलते हैं। सबसे पहले लेव वाइगोत्स्की की बात करते हैं। अच्छा, उनका क्या कहना था? वाइगोत्स्की के अनुसार हमारे दिमाग में विचार एक ऐसे बादल की तरह होते हैं जो शब्दों की बारिश करता है। रुको, शब्दों की बारिश? क्या विचार पैदा होने से पहले ही शब्दों में होते हैं? नहीं, यही तो बात है। वाइगोत्स्की का मानना था कि कोई भी विचार शुरुआत में एक स्पष्ट सीधी रेखा में नहीं होता। वो हमारे दिमाग में एक धुंधले बादल के रूप में मौजूद होता है। यानी एक संपूर्ण अर्थ एक साथ होता है। हाँ, फिर जब हम उस विचार को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, तब जाकर वो बादल टूटता है और शब्दों की एक रैखिक श्रृंखला में बारिश की तरह बरसता है। ये दिमाग का वो रचनात्मक बादल है। लेकिन एविएशन साइकोलॉजी में जो ब्रेन फॉग होता है, वो तो इसका एकदम उल्टा है ना? बिल्कुल उल्टा। वहां स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। जब एक कमर्शियल पायलट भारी दबाव में होता है, तो उसका शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। बाप रे, तब तो पैनिक होता होगा। हाँ, और कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन तेजी से रिलीज होते हैं। ये रसायन पायलट के दिमाग के तार्किक निर्णय लेने वाले हिस्से को धुंधला कर देते हैं, जिससे पायलट अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस खो बैठता है। सही कहा। और वो ऑटोमेशन डिपेंडेंस का शिकार हो जाता है। खुद सोचने के बजाय पूरी तरह से कंप्यूटर पर निर्भर हो जाता है, जो कई बार घातक साबित होता है। और ये धुंध सिर्फ पायलटों तक सीमित नहीं है, हम सब इसे महसूस करते हैं, खासकर जब हमारी नींद पूरी नहीं होती। हाँ, स्लीप डिप्राइवेशन। इसी नींद की कमी को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही प्यारी पुरानी लोक कथा का जिक्र है, लिटिल क्लाउड। वो कहानी बहुत सटीक है। इसमें एक सूखी, भूरी और दरारों वाली बंजर जमीन का चित्रण है। जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये बंजर जमीन असल में एक थके हुए दिमाग का प्रतीक है, जहां न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन सूख गए हैं। बिल्कुल। फिर एक निस्वार्थ छोटा बादल आता है और अपनी बारिश उस जमीन पर कर देता है, जिससे वो वापस हरी भरी हो जाती है। ये हमें बताती है कि कैसे आराम और नींद हमारे दिमाग की धुंध को छांटकर संज्ञानात्मक रास्तों को फिर से ताज़ा करते हैं। तो एक तरफ वो बादल है जो विचारों को जन्म देता है, और दूसरी तरफ वो धुंध है जो सोचने की क्षमता को रोक देती है। इसी बीच आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बहुत बड़ा हो गया है। हाँ, एआई तो अब हर जगह है। हम अक्सर एआई को एक ब्लैक बॉक्स की तरह देखते हैं, मतलब एक मशीन जिसमें सवाल डालो और वो जवाब उगल देती है। लेकिन इसके लिए एक नया पेडागोजिकल फ्रेमवर्क सामने आया है, टेल मी अ स्टोरी। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत जरूरी बदलाव है। इस फ्रेमवर्क में एआई को महज एक टूल नहीं, बल्कि सीखने के इस बादल में एक रिलेशनल पार्टनर माना जाता है। इसमें 4 सवाल पूछने को कहा जाता है। 4 सवाल? कौन कौन से? पहला है, मुझे अपनी कहानी बताओ, यानी ये एआई कैसे बना, इसके पीछे किस तरह का डेटा है। मतलब तकनीक को आंख मूंद कर स्वीकार करने के बजाय उसकी जड़ों को समझना। बिल्कुल। दूसरा है, मुझे मेरी कहानी बताओ, जब मैं इस एआई के साथ काम कर रहा हूं तो ये मुझ पर क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल रहा है। हाँ, क्या ये मुझे आलसी बना रहा है या मेरी रचनात्मकता बढ़ा रहा है? बहुत जरूरी सवाल है। तीसरा, मुझे हमारी कहानी बताओ, हम दोनों मिलकर नया ज्ञान कैसे पैदा कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चौथा सवाल, वो क्या है? मुझे उनकी कहानी बताओ,
क्या इस एआई के डेटाबेस में सिर्फ अमीर देशों की जानकारी है? क्या इसमें हाशिए पर रहने वाले समुदायों की आवाजें भी शामिल हैं? बहुत गहरी बात है ये। अगर हमारा दिमाग एक साथ कई चीजें प्रोसेस करता है और एआई के साथ नए रिश्ते बना रहा है, तो मुझे लगता है कि आज की बड़ी कंपनियां भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल, वे भी अब पुरानी लीनियर व्यवस्थाओं से थक चुकी हैं। मुझे ये बदलाव ऐसा लगता है जैसे कोई टीम रिले रेस दौड़ रही हो, जहां एक धावक दौड़ पूरी करता है फिर बैटन दूसरे को देता है। वहां से निकलकर वे अचानक सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग की टीम बन जाएं, जहां सब एक साथ एक ही ताल में काम कर रहे हों। आपने बिल्कुल सटीक नस पकड़ी है। व्यापारिक दुनिया में पिछले 1 दशक में जो हुआ है वो यही है। हम पुराने ऑन प्रेमाइसेस मॉडल से पूरी तरह क्लाउड नेटिव मॉडल की ओर शिफ्ट हो चुके हैं। पुरानी व्यवस्था में साइलोज हुआ करते थे। साइलोज मतलब एक विभाग को पता ही नहीं होता था कि दूसरा विभाग क्या कर रहा है। एकदम सही। आईटी विभाग अलग काम कर रहा है, सिक्योरिटी वाले अपना काम कर रहे हैं। यह बहुत धीमा तरीका था, लेकिन क्लाउड नेटिव दुनिया ने इन सभी दीवारों को ढहा दिया है। डेवऑप्स जैसे नए तरीके आ गए हैं, जहां डेवलपमेंट और ऑपरेशंस एक साथ एक साझा बादल में काम करते हैं। हाँ, और अनुमान है कि साल 2026 तक ये ग्लोबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट $1 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। $1 ट्रिलियन? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं रही, ये पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था का नया नर्वस सिस्टम बन चुका है। बिल्कुल, और इसी संदर्भ में गूगल क्लाउड डिजिटल लीडर फ्रेमवर्क का उल्लेख आता है। यह स्पष्ट रूप से कहता है कि अब किसी सीईओ के लिए सिर्फ प्रोडक्ट के नाम रटना काफी नहीं है, उन्हें इंटरप्रेटिव इंटेलिजेंस की जरूरत है। इंटरप्रेटिव इंटेलिजेंस, ये क्या होता है? इसका मतलब है तकनीक को व्यापार और संस्कृति के व्यापक संदर्भ में समझने की क्षमता। ये देखना कि क्लाउड पर जाने से कर्मचारियों के काम करने का तरीका कैसे बदलेगा। आज AWS, Azure और Google क्लाउड जैसे हाइपरस्केलर्स न केवल तकनीक दे रहे हैं, बल्कि तय कर रहे हैं कि व्यापार कैसे किया जाना चाहिए। अब यहाँ से ये चर्चा एक ऐसे मोड़ पर जाती है जो रोमांचक भी है और थोड़ी डरावनी भी। हाँ, न्यूरो डिजिटल भविष्य की ओर। अगर व्यापार पूरे तरह क्लाउड में जा चुका है, तो अगला तार्किक कदम क्या है? वो है मानव मस्तिष्क का क्लाउड के साथ सीधा जुड़ जाना, इंटरनेट ऑफ थॉट्स। बिल्कुल। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा ये किसी फिल्म की कहानी है। मतलब रुको, क्या सचमुच हमारे खून में हमारे न्यूरॉन्स के बीच नानोबॉट्स तैर रहे होंगे? शोधकर्ता नुनो मार्टिन्स और रॉबर्ट फ्रीटास जूनियर बिल्कुल इसी दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने ह्यूमन ब्रेन क्लाउड इंटरफेस का प्रस्ताव रखा है। ये न्यूरल नैनो रोबोटिक्स पर आधारित एक भौतिक तकनीक है। तो ये सच में हमारे शरीर के अंदर होंगे? हाँ, ये नैनोबॉट्स इतने सूक्ष्म होंगे कि हमारे रक्त प्रवाह के जरिए शरीर में प्रवेश करेंगे और ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर जाएंगे। रुको, ब्लड ब्रेन बैरियर तो हमारे दिमाग को हानिकारक रसायनों से बचाता है ना? तो ये मशीनें वहां जाके क्या करेंगी? इन शोधकर्ताओं ने 3 प्रकार के नैनोबॉट्स का डिजाइन प्रपोज किया है। पहले हैं एंडोन्यूरोबॉट्स। ये सीधे न्यूरॉन्स के एक्सॉन में जाकर बैठेंगे और सिग्नल्स को मॉनिटर करेंगे। एक्सॉन तक तो ठीक है, लेकिन दिमाग का अपना एक पूरा पर्यावरण भी तो है, उसे कौन मॉनिटर करेगा? उसके लिए दूसरे प्रकार के नैनोबॉट्स हैं ग्लियाबॉट्स। ये ग्लियल कोशिकाओं में रहेंगे और दिमाग का मेटाबॉलिज्म संभालेंगे। और तीसरे हैं सिनेप्टोबॉट्स, जो सिनाप्स के बिल्कुल करीब रहकर डेटा रिकॉर्ड करेंगे। बाप रे! और इन नैनोबॉट्स के जरिए जो डेटा ट्रांसफर होगा, स्रोत के अनुसार वो गति कुछ 6 गुना 10 की घात 16 बिट्स प्रति सेकंड है ना? हाँ, इतनी ही। ये तो ऐसा है जैसे पूरी दुनिया के इंटरनेट का सारा ट्रैफिक एक ही सेकंड में मेरे दिमाग से गुजर जाए। बिल्कुल। इस गति के साथ इंसानी दिमाग एक ग्लोबल सुपर ब्रेन का हिस्सा बन जाएगा। मिलानी स्वान ने इस भविष्य के नेटवर्क को क्लाउड माइंड का नाम दिया है। अच्छा, क्लाउड माइंड। इसके जरिए हम सिर्फ डेटा ही नहीं बल्कि अनुभव भी साझा कर पाएंगे। ओह, अनुभव साझा करना यानी ट्रांसपेरेंट शैडोइंग। मतलब मैं किसी और इंसान की खुशी या दर्द बिल्कुल वैसे ही महसूस कर सकूंगी जैसे उसने किया था। सैद्धांतिक रूप से ये बहुत गहरी सहानुभूति पैदा कर सकता है। हाँ, और जो आपने शुरुआत में मजाक में कहा था कि सोते हुए पैसे कमाना, वो भी इसी का हिस्सा है। जैसे सेटी एट होम प्रोजेक्ट में होता था, वैसे ही भविष्य में हम अपने दिमाग की खाली प्रोसेसिंग पावर को किराए पर दे सकेंगे। तकनीकी रूप से ये अकल्पनीय है, लेकिन यहीं पर मेरी चिंता शुरू होती है।
ये सब सुनने में जितना चमत्कारी है उतना ही डरावना भी है। जाहिर सी बात है। 1 मिनट के लिए हैकिंग के बारे में सोचिए। आज अगर मेरा बैंक हैक होता है तो पैसे जाते हैं, लेकिन अगर मेरा दिमाग ही इस क्लाउड माइंड से जुड़ा है और कोई हैकर मेरे अंदर कोई नई इच्छा पैदा कर दे और मैं कोई गलत काम कर बैठूं, तो इसमें गलती किसकी होगी, मेरी या उस हैकर की? आपने एक बहुत ही गहरी नैतिक समस्या पर उंगली रखी है। इसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी गैप कहा जाता है। जब इंसानी इरादे और मशीन के इनपुट आपस में मिल जाएंगे तो कानून पूरी तरह चरमरा जाएगा। ये तो बहुत भयानक स्थिति होगी। न्यूरल डेटा मानव स्वतंत्रता की आखिरी पनाहगाह है। आज कम से कम हमारे विचार पूरी तरह से हमारे अपने हैं, लेकिन ये वेया इंटरफेस इस निजता को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। और इसका एक सामाजिक पहलू भी है। क्या हम एक ऐसी समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां 2 तरह के इंसान होंगे? एक एनहांस्ड इंसान जिनका दिमाग इंटरनेट से जुड़ा है, और दूसरे अनएनहांस्ड सामान्य इंसान? हाँ, इसे कॉग्निटिव इनइक्विटी कहते हैं। ये अमीरी गरीबी की खाई को एक जैविक स्तर पर ले जाएगी। तो इससे बचने का कोई रास्ता है? तकनीकी विशेषज्ञ इसके समाधान के रूप में वेब 3.0 और डिसेंट्रलाइज्ड वेब की ओर देख रहे हैं, ताकि इस इंटरनेट ऑफ थॉट्स पर किसी एक विशाल टेक कंपनी का कब्जा ना हो जाए। बिल्कुल, यही लक्ष्य है। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों पर काम करते हैं, जहां डेटा ओनरशिप पूरी तरह से यूजर्स के हाथ में होती है। इसके जरिए कोई भी एक केंद्रीय सत्ता पूरे सिस्टम को हैक नहीं कर सकती। लेकिन भले ही हम इसे तकनीकी रूप से सुरक्षित बना लें, एक मनोवैज्ञानिक खतरा तो हमेशा बना रहेगा ना। हाँ, वो है खुद की पहचान का धुंधला हो जाना। जब मेरे विचार और आपके विचार एक ही साझा बादल में तैर रहे होंगे, तो ये तय करना लगभग असंभव हो जाएगा कि मैं कहाँ खत्म होता हूँ और आप कहाँ से शुरू होते हैं। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। खैर, अब इस पूरी गहरी चर्चा को समेटते हैं। हमने इस क्लाउड के सफर को कई आयामों से देखा, कार्ल पॉपर की घड़ियों से लेकर जटिल व्यापारिक मॉडल्स तक, और अंत में न्यूरल नैनोबॉट्स और ग्लोबल सुपरब्रेन तक। इस सफर से साफ है कि क्लाउड केवल एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये अलग अलग डेटा और विचारों को एक साथ एकीकृत प्रणालियों में बदलने का माध्यम है। बिल्कुल। और अंत में सुनने वालों के लिए मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। ये सच में सोचने वाली बात है। अगर भविष्य में हम सचमुच पूरी तरह से एक क्लाउड माइंड में विलीन हो जाते हैं, जहां हर इंसान एक दूसरे के विचारों को महसूस कर सकता है, तो क्या हमारी आंतरिक आवाज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। इंसान की महान कलाएं, बेहतरीन कविताएं, आत्ममंथन, ये सब असल में एकांत और अकेलेपन की उपज होते हैं। क्या एक साझा वैश्विक सुपर ब्रेन का हिस्सा बनने की कीमत हमारी व्यक्तिगत इंसानियत का खो जाना होगी? सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर उन्हें खुद अपनी उस आंतरिक आवाज के साथ बैठकर विचार करना होगा। जब तक वो आवाज उनके पास है,